कैसे आप सब लोग? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायसिंग के बारे में। हेडिंग लगाइएगा ज़रा प्लीज़, पहले हेडिंग लगा दीजिए बायसिंग। कंसेप्ट्स ऑफ बायसिंग। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास ट्रांजिस्टर है, उसको अभी तक जो हमने डिस्कस किया ट्रांजिस्टर में सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद हमने ऑपरेटिंग रीजन देखी, अर्ली इफेक्ट के बारे में देखा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर के बारे में देखा। और जब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देख रहे थे तो 3 हमारे पास ऑपरेटिंग रीजन आए, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन एंड एक्टिव रीजन। करेक्ट? तो हम क्या चाहते हैं, एक ट्रांजिस्टर जो है एक ओपन स्विच की तरह भी ऑपरेट कर सकता है, क्लोज स्विच की तरह भी ऑपरेट कर सकता है, और एम्पलीफायर की तरह भी ऑपरेट कर सकता है। तो हमारा जो मेन पर्पज़ ये है कि इसको ओपन स्विच या क्लोज स्विच की तरह काम नहीं कराना। हमारा जो मेन पर्पज़ ये है कि बीजेटी से कैसे एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड किया जाए या एम्पलीफायर की तरह कैसे ऑपरेट किया जाए। तो उसके लिए इसको किस में ऑपरेट करना पड़ता है, एक्टिव रीजन में। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बीजेटी है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। कलेक्टर, एमिटर इज ग्राउंड, बेस, यहाँ पे VB, यहाँ पे करंट IB, यहाँ पे IC एंड यहाँ पे IE, और आउटपुट वोल्टेज कौन सा होगा, VCE। यही होगा हमारे पास। ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है। लेट हमने क्या किया कि हमारे पास बेस करंट इनपुट दी, हमने AC सप्लाई दी। बायसिंग का मतलब समझ रहे हैं। लेट AC सप्लाई इज गिवन एट बेस टर्मिनल या इनपुट टर्मिनल गिवन एट इनपुट टर्मिनल। तो क्या होगा हमारे पास, IC इक्वल टू बीटा IB। करेक्ट? तो हमारे पास ऐसा एज्यूम करिए कि आपने जो बेस करंट दी है वो इस तरह से दी है, ये आपके पास +10 माइक्रो एम्पियर मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू -10 माइक्रो एम्पियर, एंड इट इज़ एज्यूम दैट कि बीटा हमारे पास कितना है, 100। ठीक है? तो IB की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 10 माइक्रो एम्पियर। तो कितना आ जाएगा, 1 मिली एम्पियर ±1 मिली एम्पियर आपके पास क्या आ जाएगा, IC की वैल्यू आ जाएगी। मतलब हमें क्या मिला है, इनपुट बेस करंट दी है और आउटपुट में हमें एम्पलीफाइड होके IC का सिग्नल मिल रहा है। ठीक है? अगर हम इसको किस में माने, लेट AC सप्लाई इज गिवन एट इनपुट टर्मिनल एंड ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटिंग इन एक्टिव रीजन एज एन एम्पलीफायर। ठीक है? ये कंसीडर कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे अगर हम ऐसा कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास IC आएगी वो एम्पलीफाइड होके आ जाएगी, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी +1 मिली एम्पियर, और नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू होगी -1 मिली एम्पियर। ये हमारे पास हो जाएगा IC। करेक्ट? तो यहाँ पर हम ऐसा लिखिए ज़रा प्लीज़ कि लेट इट इज़ एज्यूम दैट कि AC सप्लाई इज गिवन एट इनपुट टर्मिनल एंड ट्रांजिस्टर इज ऑपरेट इन एक्टिव रीजन। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है वो समझिए ज़रा प्लीज़। बायसिंग में ऐसा बोला गया कि बायसिंग में हम ऐसा बोल रहे हैं कि इनपुट AC सप्लाई दे रहे हो, हमारे पास क्या है, एम्पलीफाइड AC आउटपुट और करंट वेव फॉर्म निकल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है वो देखिएगा ध्यान से प्लीज़। एक किसी भी ट्रांजिस्टर को ऑपरेटिंग रीजन एक्टिव रीजन में डिसाइड करना है, एम्पलीफायर की तरह ऑपरेट कराना है, तो एक्टिव रीजन के लिए इनपुट जंक्शन क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, और आउटपुट जंक्शन क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस होना चाहिए। ठीक बात? तो इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। तो यहाँ पे जब आप AC सप्लाई देते हो, हमने कैसे इनपुट सप्लाई दी, AC सप्लाई, पॉजिटिव हाफ साइकिल में पोलैरिटी क्या रहेगी, +-, तो इनपुट जंक्शन पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो फॉरवर्ड बायस है ही, आउटपुट जंक्शन आप रिवर्स बायस मान लो। ठीक? लेकिन जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा क्या हो जाएगी, NPN ऐसे समझ लीजिए। नेगेटिव हाफ साइकिल आते ही पोलैरिटी क्या हो जाएगी, माइनस की प्लस। ठीक है? और प्लस की माइनस,
तो यहाँ पे पोलरिटी चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब पी टाइप मटेरियल से कैसा नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट हो जाएगा, उल्टा टर्मिनल कनेक्ट होगा, ऑपोजिट टर्मिनल कनेक्ट होगा। इसका मतलब ये है कि ये इनपुट जंक्शन अब फॉरवर्ड बायस नहीं रहेगा, अब क्या हो जाएगा, ये रिवर्स बायस हो जाएगा। अब देखो जरा प्लीज, अगर इनपुट जंक्शन और आउटपुट जंक्शन दोनों रिवर्स बायस हो तो कौन सा रीजन होता है, कट ऑफ रीजन। इसका मतलब ये बीजीटी जो है नेगेटिव हाफ साइकिल में किसकी तरह काम करेगा, ओपन स्विच की तरह काम करेगा। तो रियलिटी में हमें नेगेटिव हाफ साइकिल में एम्पलीफिकेशन मिलेगा ही नहीं, नेगेटिव हाफ साइकिल में ओपन स्विच की तरफ मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि ट्रांजिस्टर इज नॉट परफॉर्मिंग एम्पलीफिकेशन पर्पज ऑफ प्रॉपरली फॉर द एसी सप्लाई इनपुट। डीसी सप्लाई इनपुट के लिए तो चलो ठीक है, हमेशा पोलरिटी फिक्स रहेगा, हम इस तरह से पोलरिटी डिसाइड कर लेंगे कि एम्पलीफाई करके दे देगा। लेकिन एसी सप्लाई में हमारे पास ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर हमारे पास एसी सप्लाई में पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड कर देगा क्योंकि एक्टिव रीजन में बना रहेगा। लेकिन जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा पोलरिटी चेंज कर देगा, एक्टिव रीजन की बजाय किस में आ जाएगा, कट ऑफ रीजन में आ जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है, समझ में आया क्या। तो प्रॉपरली नहीं वर्क कर रहा है तो हम इसका सॉल्यूशन भी ढूंढेंगे, लेकिन पहले वीडियो पॉज करके ये लिख दीजिए, ठीक है ना, और इसका प्रॉब्लम का स्टेटमेंट लिखिए, फिर उसके बाद हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। लिखिए जरा प्लीज। व्हेन AC supply is given to the when AC supply is given to the input terminal of BJT, then for positive half cycle input junction is forward bias and output junction is reverse bias. So it operate in active region as an amplifier for positive half cycle, for positive half cycle. But in negative half cycle, polarity get changes at the input side and input junction get reverse bias and input junction get reverse bias. Therefore, in negative half cycle, BJT operates as open switch in cutoff region. Therefore, no amplified output is available in negative half cycle. इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऑपरेटिंग पॉइंट ही फिक्स नहीं है। एक बार हमारे पास ऑपरेटिंग पॉइंट पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो एक्टिव रीजन में रहा और नेगेटिव हाफ साइकिल में किस में रहा, कट ऑफ रीजन में रहा। तो ये लिख दीजिएगा, फिर इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। अब इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, क्या दिक्कत हो रही है वो पता करते हैं। देखो जरा प्लीज, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, आप खुद सोचिए जरा एक बार कि कैसे इसको सॉल्व आउट करें। नेगेटिव हाफ साइकिल में दिक्कत आ रही है, पोलरिटी चेंज हो रही है। देखिए जरा प्लीज, इसमें ऐसा कर सकते हैं हम, क्या करें, इसमें मेथड ऑफ बाइसिंग अप्लाई करेंगे। तो मेथड ऑफ बाइसिंग का मतलब क्या है कि हम चाहते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में इसकी पोलरिटी तो प्लस माइनस है, नेगेटिव हाफ साइकिल में पोलरिटी चेंज हुई, बस प्रॉब्लम यही है ना। तो हम ऐसा कहते हैं कि ऐसा कुछ अरेंजमेंट करें कि इसकी पोलरिटी चेंज हो ही नहीं, हमेशा क्या रही, प्लस माइनस बने रहे, मतलब P से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट रहे, ऐसा ही चाहते हैं। तो ऐसा तो तभी हो सकता है जब हमारे पास डीसी सिग्नल हो। डीसी सिग्नल में पोलरिटी नहीं चेंज होती। तो लेकिन हमें तो क्या चाहिए, एसी सप्लाई चाहिए इनपुट पे और एम्पलीफाइड एसी आउटपुट सिग्नल चाहिए आउटपुट पे। तो ऐसा कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसके लिए देखो जरा प्लीज, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके साथ में एक अटैच कर देंगे डीसी सिग्नल। ये जो एसी सिग्नल आ रहा है ना, उसके साथ हम क्या अटैच कर देंगे,
डीसी सिग्नल अटैच कर देंगे और जो रिजल्टेंट वेवफॉर्म आएगी दैट इज शिफ्टेड डीसी सिग्नल। डीसी सिग्नल होगा कैसा, शिफ्टेड। तो कैसे, देखिए जरा प्लीज, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। लेट आपके पास बेस इनपुट क्या था, +10 माइक्रो एम्पियर एंड -10 माइक्रो एम्पियर, मैक्सिमम वैल्यू +10 माइक्रो एम्पियर और नेगेटिव मैक्सिमम -10 माइक्रो एम्पियर। अब इसमें हम क्या ऐड कर दें, शिफ्टेड डीसी सिग्नल ऐड कर दें। शिफ्टेड डीसी सिग्नल मतलब 20 माइक्रो एम्पियर ऐड कर दें। कितना ऐड कर दें, 20 माइक्रो एम्पियर प्लस का, ये डीसी IB डीसी ये ऐड कर दें। तो अब हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट देखो जरा प्लीज, 0 + 20 कहाँ से स्टार्ट होगा, 20 से स्टार्ट होगा। 20 + 10 दोनों जुड़ जाएंगे, 30 मैक्सिमम आएगी। फिर उसके बाद 20 - 10 +10 तक जाएगा एंड सो ऑन। ऐसी वेवफॉर्म हमारे पास बनती जाएगी, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आएगा IB DC + AC, तो इसको हम क्या बोलते हैं, शिफ्टेड डीसी सिग्नल। इट इज कॉल्ड शिफ्टेड डीसी सिग्नल, या फिर ऐसा बोल सकते हो शिफ्टेड एसी सिग्नल, ऐसा सिग्नल जो हमारे पास क्या हो, यहाँ पर इस टाइम एक्सिस को कट नहीं करता हो। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एसी सिग्नल है उसमें डीसी सिग्नल ऐड करके इसको शिफ्टेड डीसी सिग्नल में चेंज कर दिया और डीसी सिग्नल की पोलरिटी कभी चेंज नहीं होगी। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, IB जो है वो कितना जाएगा, हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम वाली वैल्यू आ जाएगी +30 माइक्रो एम्पियर और नेगेटिव मैक्सिमम आएगी, ये वाली आएगी +10 माइक्रो एम्पियर, मिनिमम वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब बेस सिग्नल ये हो गया। अब हमें IC चाहिए एम्पलीफाइड, ठीक है। अब एम्पलीफायर तो ढंग से काम करेगा क्योंकि पोलरिटी चेंज नहीं होगी। पोलरिटी क्यों नहीं चेंज होगी, क्योंकि ये डीसी सिग्नल हो गया और डीसी सिग्नल की पोलरिटी शिफ्टेड डीसी सिग्नल इनपुट पे आएगा और हमें एम्पलीफाइड शिफ्टेड डीसी आउटपुट सिग्नल मिल जाएगा। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एम्पलीफाइड शिफ्टेड डीसी आउटपुट सिग्नल। कैसे मिलेगा देखो जरा प्लीज, यहाँ पर देखिए IC कितना मिलेगा, IC मिलेगा 30 × IC = बीटा IB, बीटा 100 माना हमने। लेट अस एज्यूम फॉर एन एग्जांपल के लिए कंसीडर कर देते हैं। तो कितना होगा, 100 से हर चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मिली एम्पियर से 1 मिली एम्पियर के बीच में रहेगा। 3 मिली एम्पियर से 1 मिली एम्पियर के बीच में हमारे पास IC रहेगा। 30 × 100 3 मिली एम्पियर, 10 × 100 1 मिली एम्पियर, तो 3 मिली एम्पियर से 1 मिली एम्पियर के बीच में रहेगा। ये हमारे पास IC आया। लेकिन बात ये है कि हमने इनपुट तो ऐसा दिया ना, प्योर AC सिग्नल दिया, लेकिन ये तो हमारे पास शिफ्टेड AC आउटपुट सिग्नल एम्पलीफाई होके आया, वो तो नहीं चाहिए हमें। तो इसका आउटपुट एम्पलीफाइड चाहिए। +10 माइक्रो एम्पियर का +1 मिली एम्पियर हो जाए, -10 माइक्रो एम्पियर का कितना हो जाए, -1 मिली एम्पियर आ जाए। मतलब इससे आउटपुट क्या आना चाहिए, हमारे पास ये चाहते हैं कि हमारे पास ऐसा आए, IC जो रियल में आए वो ऐसा आए, +1 मिली एम्पियर से -1 मिली एम्पियर के बीच में आ जाए। हम तो ऐसा चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे कैसे करें, तो अब हम क्या करेंगे, आउटपुट पे जब हमारे पास एम्पलीफाइड AC + DC सिग्नल आएगा, एम्पलीफाइड क्या आ जाएगा, AC + DC सिग्नल। तो आउटपुट पे हम क्या करेंगे, जैसे मान लो यहाँ तक हमारे पास क्या अवेलेबल रहेगा, AC + DC, करेक्ट। और यहाँ पे केवल हमें क्या मिलेगा, AC मिलेगा, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटर जो है वो क्या कर देगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आउटपुट ले रहे हो आप, यहाँ पे एम्पलीफायर आपने बनाया, यहाँ पे आउटपुट ले रहे हो, यहाँ पे कैपेसिटर है, आउटपुट कैपेसिटर लगा दिया, यहाँ पे आपके पास AC + DC आया। और कैपेसिटर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो DC को ब्लॉक कर देता है और केवल किसको पास कर देता है, AC को पास कर देता है। तो यह हमारे पास क्या करेगा कि केवल AC को पास करेगा और DC को ब्लॉक कर देगा। DC को कैसे ब्लॉक करेगा, X = क्या होता है, 1/ωc। फ्रीक्वेंसी अगर 0 कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिएक्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगा। कैपेसिटर ब्लॉक्स द DC कंपोनेंट और केवल हमें आउटपुट पे क्या मिल जाएगा, आउटपुट में मिल जाएगा हमें केवल और केवल AC एम्पलीफाइड, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बाइसिंग प्रोवाइड करते हैं। तो बाइसिंग का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आया। बाइसिंग का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि जब हमें AC सप्लाई को या AC इनपुट को एम्पलीफाई करके आउटपुट पे चाहिए होता है, तब हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम करता है, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारे पास ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में या ओपन स्विच की तरह काम करता है। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास ट्रांजिस्टर में AC सिग्नल के लिए भी एम्पलीफाइड
आउटपुट मिले तो इसमें हम क्या कर देते हैं, डीसी सिग्नल ऐड कर देते हैं एडिशनल, और इस डीसी सिग्नल को ऐड करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बाइसिंग बोलते हैं। वाई बाइसिंग इज परफॉर्म, अगर ऐसा बोला जाए तो टू स्टेबल द ऑपरेटिंग पॉइंट। ऑपरेटिंग पॉइंट को कैसे स्टेबल कर रहे हैं देखिए जरा प्लीज। ऑपरेटिंग पॉइंट को ऐसे स्टेबल कर रहे हैं, वीडियो पॉज करके ये लिख दीजिएगा प्लीज, है ना, जो हमने अभी तक लिखा है, फिर स्टेटमेंट लिखाएंगे आपको, ठीक है। अब हमारे पास ऑपरेटिंग पॉइंट क्यों शिफ्ट हो रहा है, देखो जरा प्लीज। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की कैसी होती है, इस तरह से आईसी वीसी यही होता है, और यहाँ पर हमारे पास लोड लाइन कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो बीच में ऑपरेटिंग पॉइंट होता है वो कौन सा होता है, एक्टिव रीजन। यहाँ पे ऑपरेटिंग पॉइंट होता है सैचुरेशन रीजन, यहाँ पे एक्टिव रीजन, और यहाँ पर कौन सा रीजन है, कट ऑफ रीजन। तो एक बात बताइए कि हमारे पास एक बार तो ट्रांजिस्टर किस में ऑपरेट कर रहा था, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, एक्टिव रीजन में। नेगेटिव हाफ साइकिल में किसकी तरह काम कर रहा था, कट ऑफ रीजन में। इसका मतलब ये है कि इसका ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो स्टेबल नहीं था, पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक्टिव रीजन में, नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ पे आ जाता था। ऑपरेटिंग पॉइंट को हमें क्या बनाना है, स्टेबल बनाना है। दैट्स व्हाई बाइसिंग इज प्रोवाइडेड। फॉर दिस पर्पस एडिशनल डीसी सिग्नल इज एडेड विद द इनपुट एसी सिग्नल, यही है बाइसिंग। समझ में आया। तो इसके लिए 3 मेथड होंगे, फिक्स बायस और कलेक्टर टू बेस बायस और पोटेंशियल डिवाइडर बायस। वो तीनों मेथड डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले ये स्टेटमेंट लिखिए, फटाफट लिखिएगा, वीडियो पॉज करके ये पहले लिखना है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। लिखिए इसमें स्टेटमेंट लिखिए, when AC supply या AC input is given at the AC input given at the base terminal, then operating point of BJT is not fixed. It operates in active region for positive half cycle and in cutoff region for negative half cycle. And in cutoff region for negative half cycle. Therefore, to stable the operating point, additional DC signal is added at the input side. Additional DC signal is added at the input side, and this method is called biasing. And this method is called biasing. अब ये आउटपुट कैपेसिटर क्या काम करता है, डीसी को ब्लॉक करके हमें क्या देता है, केवल एसी एम्पलीफाइड आउटपुट देता है। तो लिखिए जरा प्लीज, द आउटपुट कैपेसिटर, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिएगा, द आउटपुट कैपेसिटर ब्लॉक द डीसी कंपोनेंट एट आउटपुट साइड and provides only amplified AC output signal and provides only amplified AC signal at output terminal. At output terminal. अब देखो जरा प्लीज, यहाँ पे एक स्टेटमेंट और लिखना है हमें। यहाँ पे हम इनपुट कैपेसिटर भी लगाते हैं, सी इन, सी आउट तो हो ही गया, सी इन। इनपुट कैपेसिटर क्यों लगाते हैं ये कुछ समझ में नहीं आया। इनपुट कैपेसिटर इसलिए लगाते हैं क्योंकि भाई साहब हमारे पास जो ऐसे सिग्नल आ रहा है ना, उसमें हो सकता है कि कुछ अनवांटेड डीसी सिग्नल आ जाए, और अगर अनवांटेड डीसी सिग्नल आ गया तो हो सकता है कि ऑपरेटिंग पॉइंट मान लो यहाँ पे चाहिए, हमें थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अनवांटेड डीसी सिग्नल के कारण ऑपरेटिंग पॉइंट जो है जहाँ पे हमें स्टेबल चाहिए वो वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये कि अनवांटेड डीसी सिग्नल नहीं आना चाहिए। हम जो चाहते हैं, जो वांटेड डीसी सिग्नल आप जो ऐड करना चाहते हैं वही आना चाहिए केवल। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा इनपुट कैपेसिटर सी इन, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा इनपुट कैपेसिटर सी इन
blocks the unwanted DC input signal, blocks the unwanted DC signal present at input side, present at input side. हेडिंग लगाइएगा मेथड्स ऑफ बायसिंग, मेथड्स ऑफ बायसिंग। कौन कौन से मेथड्स रहेंगे? फर्स्ट फिक्स बायस मेथड, सेकंड कलेक्टर बेस्ड बायस मेथड, थर्ड पोटेंशियल डिवाइडर बायस या वोल्टेज डिवाइडर बायस, बायस मेथड। ठीक है, 3 मेथड है। सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिए फिक्स बायस, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिक्स बायस डायग्राम बनाइएगा। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर कर रहे हैं। इट इज बेस, यहाँ पे कलेक्टर रेजिस्टेंस, और इनपुट साइड हम क्या दे रहे हैं? फिक्स डीसी सिग्नल दे रहे हैं। यहाँ से डीसी सिग्नल आ जाएगा, और यहाँ से हमने क्या दिया है? एसी सिग्नल इनपुट। यहाँ से सी इनपुट है, और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट कहाँ पर लेते हैं? कलेक्टर टर्मिनल पे। तो यहाँ पे सी आउटपुट, आउटपुट वोल्टेज ले लिया और विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फिक्स बायस का डायग्राम। तो डायग्राम बना लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर समझिएगा। तो अब देखो ज़रा प्लीज़, इसमें क्या करना है हमें पहला काम क्या करना है कि मेथड्स ऑफ बायसिंग इस तरह से करना है कि ट्रांजिस्टर हमेशा किस रीजन में ऑपरेट करे? एक्टिव रीजन में। और एक्टिव रीजन में ऑपरेट करने के लिए हमने ये बायसिंग का अरेंजमेंट प्रोवाइड किया है। तो एक्टिव रीजन में या फिर हमें ऑपरेटिंग पॉइंट पता करना है, तो ऑपरेटिंग पॉइंट कैसे पता चलता है बताइए ज़रा? किसी भी बीजेटी का ऑपरेटिंग रीजन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक से आप निकाल सकते हो। जहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक्स को लोड लाइन, कौन सी लोड लाइन? डीसी लोड लाइन। डीसी लोड लाइन जहाँ पर भी कैरेक्टरिस्टिक्स को कट करती है, वहाँ पे जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है वही हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटिंग पॉइंट पता करने के लिए क्या क्या चाहिए? एक तो VCE पता चाहिए, और एक क्या चाहिए? IC पता चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि हमें यहाँ पे इसमें जाने वाली करंट, सबसे पहले तो IC पता करनी है, और फिर क्या पता करना है? VCE। तो इन दोनों की वैल्यू जहाँ कट करेगी और जहाँ कट करके डीसी लोड लाइन पे मिलेगी, वहाँ पे हमारे पास ये स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को भी साथ में इंटरसेक्ट करेगी। तो वहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट होगा दैट इज़ ऑपरेटिंग पॉइंट। इसका मतलब बीजेटी वहाँ पे ऑपरेट करेगा। तो हमें ये पता लगाना है कि किसी भी बीजेटी का ऑपरेटिंग पॉइंट है कहाँ पर। उसके लिए 2 वैल्यू चाहिए, एक तो IC की वैल्यू चाहिए, एक VCE की वैल्यू चाहिए। तो अल्टीमेटली हमें ऐसा लूप लगाना है जिससे कि हमें IC की वैल्यू मिल जाए और VCE की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो आपको ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऑपरेटिंग पॉइंट, टू फाइंड आउट ऑपरेटिंग पॉइंट हमें पता करना है, टू फाइंड ऑपरेटिंग पॉइंट, ताकि सच में पता तो चले कि एक्टिव रीजन है, कट ऑफ रीजन है या सैचुरेशन रीजन है, पता नहीं कौन सा रीजन है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या चाहिए वैल्यू? एक तो IC चाहिए और दूसरा क्या चाहिए? VCE चाहिए। और दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारे पास क्या होगा? ऑपरेटिंग पॉइंट होगा। तो ऑपरेटिंग पॉइंट पता करने के लिए ये किसको कट करेंगे? डीसी लोड लाइन को। तो इसके लिए हम कौन सी एनालिसिस करेंगे? डीसी एनालिसिस। ठीक है, प्लीज़ ध्यान से समझते जाना, ये सारे आपके न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे। डीसी एनालिसिस, डीसी एनालिसिस क्या होता है? डीसी एनालिसिस में ओनली डीसी सोर्सेज आर प्रेजेंट। पहला एजम्पशन ये लिख दीजिएगा, ओनली डीसी सोर्सेज आर प्रेजेंट, केवल डीसी सोर्स प्रेजेंट रहते हैं। दूसरा एजम्पशन क्या रहता है? दूसरा एजम्पशन ये रहता है कि एसी सोर्सेज आर जीरो, एसी सोर्सेज आर जीरो। जीरो का मतलब उनको क्या कर देते हैं? ग्राउंडेड कर देते हैं।
तीसरा क्या रहता है, डीसी सप्लाई के लिए कभी भी कैपेसिटर से नहीं फ्लो हो सकती डीसी सप्लाई, तो इसका मतलब कैपेसिटर आर ओपन सर्किटेड, कैपेसिटर आर ओपन सर्किटेड फॉर डीसी सप्लाई। ठीक है, कैपेसिटर का एक्सी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, और एक्सी इन्फिनिटी हो जाएगा, एक्सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी, ओमेगा इज 0, तो ये इन्फिनिटी ओम का मतलब ओपन सर्किट। तो इस तरह से हम डीसी एनालिसिस करने के लिए कैपेसिटर को ओपन कर देंगे और एसी सोर्सेज को क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। तो इसका तो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस रहा ही नहीं, इसको हटा देते हैं डीसी एनालिसिस के लिए। फिर हमारे पास आउटपुट कैपेसिटर है, इसको भी हटा देंगे, ठीक है, और केवल ऑपरेटिंग पॉइंट पता करने के लिए हमारे पास केवल डीसी सर्किट रह जाएगा। तो आप देखिएगा ज़रा प्लीज़, यहाँ से हमारे पास असली बीजेटी की स्टार्ट हो गई कि हमें ये पता चल गया कि बीजेटी को हमें किसकी तरह ऑपरेट कराना है, एम्पलीफायर की तरह ऑपरेट कराना है। तो भाई साहब ऑपरेटिंग पॉइंट को किधर से सेट कर दो, एक्टिव रीजन में सेट कर दो। तो ऑपरेटिंग पॉइंट को किधर है ऑपरेटिंग पॉइंट, ये पता करने का तरीका है डीसी एनालिसिस। जब हमें पता चल जाएगा कि ऑपरेटिंग पॉइंट हाँ भाई साहब एक्टिव रीजन में, ये एम्पलीफायर की तरह काम करेगा, फिर उसके लिए बाद हम क्या करेंगे, एसी एनालिसिस करेंगे उसी डायग्राम की। और एसी एनालिसिस से क्या पता करेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया ये एम्पलीफायर की तरह काम करना है, तो एम्पलीफायर क्या प्रोवाइड करेगा, गेन। तो हम करंट गेन निकालेंगे, वोल्टेज गेन निकालेंगे, इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस। तो अल्टीमेटली बीजीटी में है सबसे पहले हमें डीसी एनालिसिस करके ऑपरेटिंग पॉइंट पता लगाना है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं जहाँ पे ऑपरेटिंग पूछते हैं कि व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ दिस गिवन बीजेटी, एक्टिव रीजन में ऑपरेट कर रहा है, कट ऑफ रीजन में ऑपरेट कर रहा है या सैचुरेशन रीजन में। तो उसके लिए आपको दो वैल्यू पता होनी चाहिए, आईसीई और वीसीई की। तो ये लिख दीजिए पहले, फिर हम इसको हटा रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें दो चीज़ें पता करनी है। सबसे पहले क्या पता करनी है, आईसी। आईसी कैसे मिल सकती है आप बताओ ज़रा प्लीज़। अगर एक्टिव रीजन में आईसी इक्वल टू बीटा आई बी प्लस आई सी यू, इट इज़ द रिवर्स सैचुरेशन करंट ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। हाँ, इसको हम नेग्लिजिबल बना सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली हमें क्या चाहिए, बीटा आई बी चाहिए, ठीक है। उसके लिए आई बी की वैल्यू चाहिए, तो आई बी किधर जा रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कभी भी कोई भी लूप लगाएंगे तो वो हमेशा इस ऐसा लूप लगाएंगे जहाँ पे आई बी की वैल्यू निकल सके, ठीक है। तो पहले देखेंगे आई बी कहाँ निकले, आई बी यहाँ से, ठीक है, ये आई बी, यहाँ से आई बी जाएगी और यहाँ से हमारे पास कौन सी जाएगी, कलेक्टर टर्मिनल पे आई सी, और आई बी और आई सी मिल के दोनों क्या होगा, आई ई, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हमें ऐसा लूप लगाना है जहाँ पे हमारे पास आई बी की वैल्यू हो। तो ये लूप लगा सकते हो आप, ये वाला आई बी की वैल्यू यहाँ से सोर्स से रवाना हुए आई बी से होते हुए ग्राउंड तक पहुंच गए, ठीक है। तो यहाँ पे बेस है, यहाँ पे अमीटर है, तो बेस और अमीटर के बीच में वोल्टेज कौन सा होगा, वी बी ई। प्लस किधर होता है, जिधर से करंट एंटर करती है, जहाँ से करंट लीव करती है वहाँ पे माइनस, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर ये हो गया वी बी, और वी सी और सी और ई के बीच में कौन सा वोल्टेज हो जाएगा, वी सी ई प्लस माइनस। अब देखो जरा प्लीज, हमने आपको बताया ना कि एडीसी एनालॉग में हमें ऐसा लगता है कि ये तो एक सीधी लाइन है, लूप तो क्या होता है, क्लोज पाथ होता है। तो ये रियलिटी में यही होता है कि यही क्लोज पाथ है। कैसे, क्योंकि प्लस वीसीसी का मतलब ये है कि पहला टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, प्लस से कनेक्टेड है, और दूसरा टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड से कनेक्ट है। तो आप इसको पूरा डिटेल से समझना चाहते हो तो प्लस वीसीसी का मतलब ये है, प्लस वीसीसी का मतलब ये है कि पहला टर्मिनल प्लस है, दूसरा जो भी टर्मिनल होगा वो किससे कनेक्टेड होगा, ग्राउंड से कनेक्टेड हो गया क्लोज पाथ। आप भले वैसे एक सीधी लाइन बनाओ, और समझने के लिए आप इधर से भी जा सकते हो, यहाँ से जा सकते हो, आपकी इच्छा हो तो। कुल मिला के बात ये है कि हमारे पास ये पहला लूप हो गया, ठीक है। तो पहले लूप को क्या बोलते हैं, इनपुट लूप। इनपुट साइड लूप लगाते हैं सबसे पहले, और किसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, आई बी की वैल्यू। तो बोलिए जरा इक्वेशन, वी सी सी माइनस आई बी आर बी माइनस वी बी ई, ये लिखना ना भूलें, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये हट जाएगा, वी बी इक्वल टू 0। तो आई बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी सी सी माइनस वी बी अपॉन आर बी, ऐसा ही है। तो आई सी क्या होगा, आई सी हो जाएगा बीटा आई बी, दैट इज बीटा इंटू वी सी सी माइनस वी बी
अपॉन आर बी। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, आई सी की वैल्यू मिल जाएगी। दूसरी किसकी वैल्यू पता करनी है, वी सी की। ये जहाँ कट करेंगे वहाँ ही हमारे पास क्या होगा, ऑपरेटिंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा हम लगाएंगे वी सी की वैल्यू पता करने के लिए। वी सी की वैल्यू कैसे पता चले, वी सी की वैल्यू तो इस लूप पे डिपेंड कर रही है, तो हमें दूसरा जो है आउटपुट लूप लगाना पड़ेगा, ये वाला। यहीं से स्टार्ट होंगे और यूँ घूमते घूमते वापस ये दूसरा लूप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन बोलेंगे कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, वीसीसी से। दूसरा लूप लगाएंगे, लूप सेकेंड, आउटपुट लूप। इक्वेशन बोलेंगे वीसीसी माइनस आईसीआरसी माइनस वीसीई इक्वल टू 0। किसकी वैल्यू चाहिए हमें, वीसीई की। वीसीई क्या होगा, वीसीसी माइनस आईसीआरसी। तो इस तरह से हमें दो वैल्यू मिल जाएगी, पहली आईसी की मिल जाएगी, फिर दूसरी वीसीई की मिल जाएगी। अब हम क्या बनाते हैं, एक लोड लाइन बना देते हैं। लोड लाइन कैसे बनती है देखिए ज़रा प्लीज़। आईसी इक्वल टू वीसीसी माइनस वीसीई अपॉन आरसी, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम आगे जाएं, आईसी इक्वल टू क्या होगा, आईसी इक्वल टू हो जाएगा -1 अपॉन आरसी VCE प्लस VCC अपॉन RC, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम किससे मैच करेंगे, y इक्वल टू mx प्लस सी से। तो यहाँ पे हम एक लोड लाइन बना देते हैं, ये हटा रहे हैं ना, आप प्लीज़ लिख दीजिएगा इसको। लोड लाइन कैसे बनेगी देखिए ज़रा प्लीज़। हमारे पास जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो किसके बीच में प्लॉट होती है, आईसी और वीसी के बीच में, और वो इस तरह से आती है। इसको चलो बाद में बना देंगे। यहाँ पर देखो ज़रा प्लीज़, यहाँ 0 है, ठीक है। तो अब y इक्वल टू, वाई एक्सेस पे क्या है आईसी, एक्स एक्सेस पे क्या है वीसी। तो कंपैरिजन करो, कंपैरिजन से स्लोप क्या आ जाएगा, -1 अपॉन आरसी, नेगेटिव स्लोप आएगा, ठीक बात। दूसरी बात, इफ़ आईसी 0, आईसी 0 हो जाए तो वीसीसी, वीसी किसके बराबर हो जाएगा, वीसीसी के, चेक कर लीजिए। और इफ़ वीसी इज 0, ये 0 हो जाए वेरिएबल, तो आईसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीसीसी अपॉन आरसी। तो अल्टीमेटली जब हमारे पास वीसी 0 तो आईसी हो जाएगा वीसीसी अपॉन आरसी, ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और जब हमारे पास आईसी 0 तब कौन सा पॉइंट आ जाएगा, दूसरा पॉइंट आ जाएगा। आईसी 0 हो तो वीसी किसके बराबर होगा, वीसीसी के। तो इन दोनों पॉइंट को जब आप मिलाओगे, ए पॉइंट से बी पॉइंट को, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और उसका स्लोप क्या होगा, -1 अपॉन आरसी। अब हमारे पास ये जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है, ये इसको जहाँ कट कर रही है, मान लीजिए यहाँ पे कट कर रही है, तो आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन में वीसी की वैल्यू आई है, वीसी क्यू मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट पे वैल्यू, और यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो आईसी क्यू। तो ये दोनों जहाँ कट कर रही है वहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो ये जो लाइन है डीसी लोड लाइन है। हमारे पास एसी लोड लाइन अलग होती है, वो एसी एनालिसिस के लिए होगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डीसी लोड लाइन बोलते हैं। डीसी लोड लाइन मतलब डीसी एनालिसिस में जो हमारे पास -1 अपॉन आरसी का स्लोप आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डीसी लोड लाइन। और ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ डिपेंड करता है, डीसी लोड लाइन पे, ठीक है। ये लिख दीजिएगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके पहले इसको लिखो। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आगे और समझते हैं। अब हमने क्या बोला कि हाँ सर, यहाँ पर ऐसी दिक्कत थी कि हमारे पास यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो स्टेबल नहीं था एसी सप्लाई में। ऑपरेटिंग पॉइंट एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो एक्टिव रीजन में था, नेगेटिव हाफ साइकिल में किस में था, कट ऑफ रीजन में। ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबल बनाने के लिए आपने क्या किया, एडिशनल डीसी सिग्नल अलग से ऐड किया, और उसके कारण क्या हो गया, ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल हो गया। और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, बाइसिंग। और बाइसिंग का फर्स्ट मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं, फिक्स बाइस मेथड। तो हमें यहाँ पता चल गया, आईसी की वैल्यू पता चल गई, वीसी की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। और उनको जो जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ ऑपरेटिंग पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब देखो जरा प्लीज, अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तो आएगी, जैसा लगता है वहां पर ऐसा होता नहीं है। ये तो वही बात है, देखो जैसे पुराने ज़माने में टंगस्टन लैंप यूज़ करते थे,
फिर उसके बाद ट्यूबलाइट यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद CFL आजकल LED यूज़ करते हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है हम एडवांसमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहले फिक्स बायस मेथड यूज़ किया जाता था, उसमें कुछ समस्या होगी तभी तो कलेक्टर बायस मेथड, कलेक्टर टू बेस बायस मेथड यूज़ किया जाता था। और उसके बाद अब उसमें भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम आज रियलिटी में जो यूज़ करते हैं पोटेंशियल डिवाइडर मेथड यूज़ करते हैं या वोल्टेज डिवाइडर मेथड यूज़ करते हैं। तो फिक्स बायस मेथड में क्या दिक्कत है वो दिखते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऐसी है भाई साहब कि जब आप इनपुट AC सिग्नल दो या नहीं दो, ठीक है, इनपुट AC सिग्नल आपने दिया या नहीं दिया कोई बात नहीं, ठीक है, कभी दिया तो DC सिग्नल ऐड होके एम्पलीफाइड हमें मिल जाएगा, ठीक, सही बात। अब DC सिग्नल दिया ही नहीं आपने, सॉरी AC सिग्नल दिया ही नहीं, AC इनपुट इज नॉट अवेलेबल बट DC सिग्नल इज ऑलवेज प्रेजेंट, चाहे इनपुट दो या नहीं दो DC सिग्नल इज ऑलवेज प्रेजेंट। हमेशा प्रेजेंट रहेगा। और अगर DC सिग्नल हमेशा प्रेजेंट रहेगा तो यहां पर हमारे पास करंट क्या रहेगी? IC फ्लो होती रहेगी, IC ऑलवेज फ्लोस। ऐसे मना थोड़ी करेगी, मैं नहीं फ्लो होंगी, IC फ्लो होगी। तो हमारे पास मेनली पावर लॉसेस किधर होते हैं? ट्रांजिस्टर में मेनली जो पावर लॉसेस होते हैं सारे के सारे लगभग वो कलेक्टर जंक्शन में होते हैं। पावर लॉसेस हो जाएंगे IC²RC। हमेशा DC सिग्नल हमेशा प्रेजेंट होती रहेगी, पावर लॉसेस हमेशा होते रहेंगे, पावर लॉसेस ऑलवेज, ये भी हमेशा होते रहेंगे। पावर लॉसेस हमेशा होते रहेंगे तो हीट ऑलवेज, हीट होगी तो टेम्परेचर ऑलवेज बढ़ता रहेगा। टेम्परेचर हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने पे IC जो होता है IC इक्वल टू होता है बीटा IB प्लस ICO को हमने डेराइव किया था, क्या आया था? बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICBO, ठीक है। और ICBO को हम ICO भी लिखते हैं, कई बुक वाले ICO लिखते हैं ना। ये कुछ नहीं होता है, देखो ये सारी रिवर्स सैचुरेशन करंट है माइनर डिस्चार्ज के रेट की वजह से, तो इसको कई बार ऐसा भी लिखते हैं बाई बीटा IB प्लस ICO। तो आप कंफ्यूज मत होना, ICBO और ICO एक ही बात है। तो कुल मिला के बात ये है कि 1 प्लस बीटा ICO ऐसा लिखेंगे, 1 प्लस बीटा ICO। तो कुल मिला के बात ये है कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने पर ICO क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। और ICO बढ़ेगी तो कौन बढ़ेगा? कलेक्टर करंट बढ़ेगी, कलेक्टर करंट बढ़ेगी तो लॉसेस हीट टेम्परेचर, फिर वापस ऐसा ये कम्युलेटिव प्रोसेस चलती जाएगी भाई साहब। तो DC सिग्नल तो हमेशा प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है कि ICO हमारे पास टेम्परेचर राइज के कारण डबल होता जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर हीट इतनी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और यहाँ पे BJT जो है हो सकता है डैमेज हो जाए। दिस प्रॉब्लम ड्यू टू द टेम्परेचर इंक्रीमेंट इज कॉल्ड थर्मल रन अवे प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं? थर्मल रन अवे, टेम्परेचर के कारण भाग गया। कुल मिला के बात ये टेम्परेचर इंक्रीमेंट के कारण क्या हो गया? डैमेज हो गया, ठीक है। ये तो मजाक में बोल रहे हैं, ऐसे मत बोलना भाग गया, ठीक है। कुल मिला के बात ये कि हमारे पास ऐसा है कि यहाँ पर थर्मल रन अवे प्रॉब्लम आ रही है DC सिग्नल हमेशा प्रेजेंट होने की वजह से, तो ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो पहले इस प्रॉब्लम को लिखिएगा, है तो हम इंजीनियर ना, पहले प्रॉब्लम बनाएंगे फिर उसको ख़त्म करेंगे, तो यही तो तरीका है, ठीक है। लिखो जरा प्लीज़, ऐसे थोड़ी एम्पलीफायर बन जाएगा, अभी तो बहुत माथापड़ी करनी है इसमें। अभी तो DC एनालिसिस हुआ, अब उसके बाद AC एनालिसिस बनेगा, ठीक है। लिखो जरा प्लीज़ थर्मल रन अवे प्रॉब्लम, वीडियो पॉज करके ये पूरा लिख दीजिएगा। इसमें लिख दो फाइनल स्टेटमेंट, ड्यू टू द थर्मल रन अवे प्रॉब्लम ट्रांजिस्टर में गेट डैमेज, BJT में गेट डैमेज, BJT may get damage. Therefore, stability factor is need to be defined. Stability factor is need to be defined. अब भाई साहब ये स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है वो देखेंगे थर्मल रन अवे की प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए। देखो अभी भी फिक्स बायस मेथड ही पढ़ रहे हैं, ठीक है।
उसी के अंदर सारा डिस्कस कर रहे हैं। स्टेबिलिटी फैक्टर इसी के अंदर है। ये स्टेबिलिटी फैक्टर क्या है? तो स्टेबिलिटी फैक्टर कैसे डिफाइन करते हैं? स्टेबिलिटी फैक्टर इस तरह से डिफाइन करेंगे, IC जो होता है हमारे पास बीटा IB प्लस ICEO या 1 प्लस बीटा ICO, ऐसा लिख दो, ठीक है। अब हमारे पास IC जो है वो किस किस वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, पहले ये देखते हैं। एक तो IC डिपेंड कर रहा है, पहला IC डिपेंड्स अपॉन ICO, सही बात, ICO पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा IC डिपेंड्स अपॉन बीटा, बीटा पे डिपेंड कर रहा है। तीसरा IC डिपेंड्स अपॉन VBE, VBE पे भी डिपेंड करेगा। कैसे? क्योंकि भाई साहब आपने जो IC निकाली ना वो कहाँ से निकाली? इनपुट लूप लगा के। इनपुट लूप में क्या आया था? IB इक्वल टू, जरा याद करो, VCC माइनस IB इक्वल टू आया था VCC माइनस VBE। पीछे पेज पलट के देख लो, यही आया था IB, ठीक है। IC कैसे निकालोगे? बीटा IB VCC माइनस VBE अपॉन RB, ऐसे। तो VBE पे भी तो हमारे पास IC डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब IC हमारे पास तीन पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है। ये तीन पैरामीटर ये हमने क्यों सेलेक्ट किए? ये इसलिए सेलेक्ट किए कि ये तीनों पैरामीटर जो है वो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से चेंज होते हैं। अभी तो केवल हम किसकी बात कर रहे थे? ICU की बात कर रहे थे। अब आपके लिए और आश्चर्यजनक वाली बात है कि सर टेम्परेचर चेंज होने की वजह से बीटा भी चेंज होता है और टेम्परेचर चेंज होने की वजह से VBE भी चेंज होता है। कैसे? जरा याद करिएगा। टेम्परेचर चेंज होगा तो VBE की बात करते हैं। VBE क्या है? क्या कट इन वोल्टेज है? कट इन वोल्टेज है या फिर क्या बैरियर पोटेंशियल है? और बैरियर पोटेंशियल याद करो, हमने पीएन जंक्शन डायोड में पढ़ा है, डेल VB बाई डेल टी माइनस 2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब हर डिग्री सेंटीग्रेड राइज पे -2.5 मिली वोल्ट, माइनस 2.5 मिली वोल्ट इसकी वैल्यू में डिक्रीमेंट आता है। तो इसकी वैल्यू में अगर चेंज हो जाएगा, अगर ये घटेगा तो हमारे पास ये IC क्या होगा? बढ़ेगा। IC बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? टेम्परेचर चेंज की वजह से हमारे पास, देखो ज़रा प्लीज़, ऑपरेटिंग पॉइंट किधर जाएगा, ध्यान से समझिएगा। ये हमारे पास Q ऑपरेटिंग पॉइंट, IC, ये VCC। अब देखो ज़रा प्लीज़, हो क्या रहा है हमारे पास? अगर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़े तो हमारे पास VB घटेगा, और VB घटेगा तो IC जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। VB घटने पर IC बढ़ेगा, तो IC किधर बढ़ेगा? इधर बढ़ेगा। तो ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो किधर शिफ्ट हो रहा है? सैचुरेशन रीजन में जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि IC बढ़ेगा तो IC बढ़ेगा तो हमारे पास क्या होगा? ये किधर जाने की कोशिश करेगा? सैचुरेशन रीजन में कोशिश कर रहा है। हमें तो ट्रांजिस्टर को किधर बनाए रखना है? एक्टिव रीजन में बनाए रखना है, क्योंकि एम्पलीफायर की तरह काम लेना है। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई साहब, ठीक, कि ये तो ऐसे टेम्परेचर बढ़ने की वजह से VB घटता जाएगा, उसके बाद ये हमारे पास सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा। बहुत सारे पंगे हैं, ऐसे थोड़ी होगा ये एम्पलीफायर बनेगा। और दूसरी बात, ये तो हम बता ही चुके हैं, टेम्परेचर चेंज की वजह से पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। टेम्परेचर चेंज की वजह से हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज पे ICU डबल हो जाती है। ICU डबल हो जाती है, ICU डबल हो जाती है तो IC फिर बढ़ती है। ये तरीका हो गया, दो तरीके। हाँ, बीटा में भी टेम्परेचर के कारण वेरिएशन होता है, बट इट इज़ नेग्लिजिबल, इसको ज़्यादा नहीं कंसिडर करते, लेकिन हाँ हमारे पास समझाना जरूरी है, इट इज़ नेग्लिजिबल, ठीक है। तो बीटा में इट इज़ नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल क्या कर रहे हैं ये मत लिखना कि इस बीटा को नेग्लिजिबल बनाते हैं, बीटा को नेग्लिजिबल नहीं बनाते। ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन बीटा की वैल्यू में जो चेंज होता है वो नेग्लिजिबल बना रहे हैं। ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन डेल बीटा बाई डेल टी इज नेग्लिजिबल। इसको हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं टेम्परेचर की वजह से जो बीटा में चेंज हो रहा है। तो भाई साहब टेम्परेचर की वजह से अगर मान लो बीटा बढ़ता है तो IC भी हमारे पास क्या होगा?
बढ़ेगा। तो इस तरह से हमारे पास जो ऑपरेटिंग पॉइंट है धीरे धीरे यहाँ पर भी आईसी बढ़ रहा है, यहाँ पर भी आईसी बढ़ रहा है, यहाँ पर भी आईसी बढ़ रहा है टेम्परेचर के चेंज की वजह से। तो ऑपरेटिंग पॉइंट भाई साहब किधर जा रहा है? सैचुरेशन रीजन में। ये तो सैचुरेशन रीजन में जाके क्लोज स्विच की तरह काम कर जाएगा, ये दिक्कत है। तो यहाँ पे हमें क्या डिफाइन करना है? स्टेबिलिटी फैक्टर। स्टेबिलिटी फैक्टर का मतलब समझिए, स्टेबिलिटी फैक्टर का मतलब ये है कि आप कोई भी कुछ भी बढ़ाओ, चाहे बीटा बढ़ाओ, चाहे आप वीबी बढ़ाओ या घटाओ, आपकी मर्जी है जो करो, आईसीयू बढ़ाओ, आईसी बढ़ रही है, लेकिन आईसी जो है हमारे पास आपकी मर्जी है जो बढ़ाओ, आईसी हमेशा क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए। उसके ऊपर दूसरों के वेरिएशन का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं आईसीयू बढ़ता रहे तो आईसी भी बढ़ता रहे, आईसीयू भले बढ़े लेकिन आईसी नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? इसी को हम बोलते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर। स्टेबिलिटी फैक्टर का मतलब ये है कि आप कोई भी पैरामीटर बढ़ाओ घटाओ, आपकी मर्जी है जो करो, लेकिन मेरे आईसी में वैल्यू में नहीं चेंज होना चाहिए। अगर आईसी की वैल्यू में नहीं चेंज होगा तो पावर लॉसेस क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे, बढ़ते नहीं रहेंगे। आईसी स्क्वायर आर सी लॉसेस होंगे, ये बात सही है, ठीक है, क्योंकि आईसी कांस्टेंट है तो आईसी स्क्वायर आर लॉसेस होंगे। आईसी स्क्वायर आर लॉसेस जो हो रहे हैं ना वो फिक्स रहेंगे। तो फिक्स जितने भी लॉसेस होंगे, हीट जो होगी फिक्स होगी, टेम्परेचर भी फिक्स होगा, तो वो तो आराम से एटमॉस्फेयर में डिसिपेट हो जाएगा, क्योंकि कलेक्टर रीजन का एरिया हमने ज़्यादा रखा है, वो तो हमने पहले से कर रखा है अरेंजमेंट। लेकिन हमारे पास दिक्कत क्या आ रही थी? टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था, आईसी स्क्वायर आर लॉसेस, पावर लॉसेस भी बढ़ते जा रहे थे। आईसी बढ़ने की वजह से लॉसेस बढ़ते जा रहे थे, तो हीट बढ़ती जा रही थी, टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा था, तब हमारे पास डिवाइस डैमेज हो रही थी। फिक्स लॉसेस हो तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये कि भाई साहब आपकी मर्जी है जो करो, लेकिन आईसी क्या रहना चाहिए? फिक्स रहना चाहिए। तो उसी को हम बोलते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर। तो ये लिख दीजिए पहले 3 पैरामीटर, क्योंकि हम इसको रिमूव कर रहे हैं और इसी के बेसिस पे हम 3 स्टेबिलिटी फैक्टर डिफाइन कर रहे हैं। ये सारा हटा रहे हैं और प्लीज़ बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि किसकी वजह से क्या दिक्कत आ रहा है। इन सारी चीज़ों के अपन सॉल्यूशन ढूंढेंगे, ठीक है। अभी तो केवल इसकी वजह से देख रहे हैं, आईसीयू की वजह से, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 टाइप के स्टेबिलिटी फैक्टर डिफाइन करेंगे। पहला स्टेबिलिटी फैक्टर है SICO। जनरली सबसे ज़्यादा यही यूज़ किया जाता है। आपके पास कोई न्यूमेरिकल आता भी है, अगर नहीं मेंशन है यही फॉर्मूला यूज़ करना आप, इसका IC डिपेंड्स अपॉन ICU, यही यूज़ होगा। तो ये क्या कह रहा है? डेल IC अपॉन ICU, VB एंड बीटा कांस्टेंट, इनमें कोई चेंज नहीं हो रहा। एक पैरामीटर को वेरी करो, बाकी दोनों को क्या रखो? फिक्स रखो। उसी तरह दूसरा स्टेबिलिटी फैक्टर आप डिफाइन करोगे किसके रेस्पेक्ट में? बीटा के रेस्पेक्ट में, डेल IC अपॉन डेल बीटा, ICU एंड VB कांस्टेंट, इनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तीसरा स्टेबिलिटी फैक्टर किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करोगे? VB के रेस्पेक्ट में, डेल IC अपॉन डेल VB, ICU एंड बीटा कांस्टेंट, ठीक है। ये हो गया, 3 हो गए। कुल मिला के बात ये है कि हमारे पास ये स्टेबिलिटी फैक्टर है क्या? स्टेबिलिटी फैक्टर शो कर रहा है चेंज इन आईसी विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन आईसीयू, चेंज इन आईसी विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन बीटा, चेंज इन आईसी विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन वीबी। तो क्या आप ये चाहते हो कि इसमें चेंज हो, आईसी में चेंज ज़्यादा हो कि कम हो? आईसीयू की चेंज होने की वजह से आईसी में चेंज ज़्यादा हो कि कम हो? देखो यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम नहीं है, सॉरी मेजरमेंट नहीं है। मेजरमेंट में तो हम क्या चाहते हैं? सेंसिटिविटी ज़्यादा चाहते हैं, और कंट्रोल सिस्टम में हम सेंसिटिविटी कम चाहते हैं। डीसी एनालॉग में भी सेंसिटिविटी कम चाहते हैं, मतलब आईसीयू के वेरिएशन का इफेक्ट इसके ऊपर कम से कम पड़े। तो स्टेबिलिटी फैक्टर जो है, नाम से स्टेबिलिटी लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि स्टेबिलिटी फैक्टर जितना हाई होगा उतना सिस्टम ये स्टेबल होगा, ऐसा नहीं। क्योंकि स्टेबिलिटी फैक्टर हाई होने का मतलब समझिए, यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कई बच्चों को। स्टेबिलिटी फैक्टर्स आइडियली शुड बी 0। स्टेबिलिटी फैक्टर एज मिनिमम एज पॉसिबल, ये जितना मिनिमम हो उतना अच्छा। क्योंकि ये क्या शो कर रहा है? चेंज इन आईसी शो कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन आईसीयू। तो आईसीयू के चेंज होने की वजह से आईसी में चेंज हो रहा है, ये चेंज कम से कम होना चाहिए। ये चेंज क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। इसलिए ये जो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो आइडियली कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए।
अगर स्टेबिलिटी फैक्टर 0 हो गया इसका मतलब ये है कि आईसी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, आईसी इज कांस्टेंट। आईसीयू भले चेंज होता रहे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0। तो अगर 0 आ जाता है स्टेबिलिटी फैक्टर, इसका मतलब आईसी कांस्टेंट है, आईसीयू अपनी मर्जी से भले जितना चेंज होता रहे होने दो, ठीक है। इसको हम कौन स्टेबिलिटी फैक्टर क्या बोलते हैं, कम से कम होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, हम क्या तरीका ऐसा लगाएंगे कि जिसकी वजह से आईसी कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसका तरीका हम ढूंढते हैं। उसका तरीका ये है कि भाई साहब आईसीयू जब बढ़ेगा ना तो हम क्या करेंगे, उसी फॉर्म में आईबी भी घटा देंगे। आईसीयू जितना बढ़ना है बढ़, लेकिन आईबी उतनी रेट में हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो आईसी हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ये अरेंजमेंट इज प्रोवाइडेड सो दैट वी विल प्रूव ऑल द थिंग्स, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ध्यान से सुनते जाना है, बस आपके कान खुले रखने हैं। कुल मिला के बात ये है कि आईसीयू जो है वो हमारे पास बढ़ाते जाओ, तो आईसीयू बढ़ाते जाओ भले, लेकिन आईबी में उतनी ही कमी कर दो, उतनी रेट से आईबी को कम कर दो, सो दैट आईसी इज कांस्टेंट। और आईसी कांस्टेंट होगा तो लॉसेस कांस्टेंट तो टेम्परेचर कांस्टेंट, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे पास। यही बात है। तो राइट डाउन प्लीज 3 स्टेबिलिटी फैक्टर लिख दो, उसके बाद स्टेबिलिटी फैक्टर के बारे में स्टेटमेंट, एंड हम कौन सा तरीका लगाएंगे ये बाद में लिखना सबसे पहले, ठीक है, सबसे लास्ट में। पहले ये लिख दो 3 स्टेबिलिटी फैक्टर कौन कौन से। तो हम किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, फर्स्ट वाले के बारे में, डेल एस आईसीयू, ठीक है। इसमें लिखिए, ये वीडियो पॉज करके पहले लिख देना, फिर जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं वो लिखना, ठीक है। लिखिए जरा प्लीज। हियर value of stability factor should be as minimum as possible. Here value of stability factor should be as minimum as possible. Because stability factor shows change in IC with respect to change in other parameters. अदर पैरामीटर कौन कौन से ये देख लीजिएगा। चेंज इन IC with respect to change in other parameters. Ideally we do not want variation in IC with respect to variation in other parameters. एक तो ये हो गया। प्रैक्टिकली इट शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल, ऐसा लिख दीजिएगा। आइडियल बातें कुछ होती नहीं है, 0 नहीं होगा, ठीक। प्रैक्टिकली इट शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। अब हम तरीका क्या लगा रहे हैं वो देखना है। सेकंड लिखो, सेकंड पॉइंट लिखिएगा, आई सी इक्वल टू बीटा आई बी 1 प्लस बीटा आई सी ओ। इसमें क्या स्कीम लगाएंगे, क्या अरेंजमेंट प्रोवाइड करेंगे वो देखते हैं। इसमें लिखो हियर अरेंजमेंट इज प्रोवाइडेड सो दैट इंक्रीमेंट इन ICU there will be decrement in IB, so that IC is always constant. IC is always constant, ठीक, ये बात है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ स्टेबिलिटी फैक्टर। पहला स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्या है हमारे पास, हमें स्टेबिलिटी फैक्टर चाहिए। स्टेबिलिटी फैक्टर डेल IC अपॉन ICO, ये चाहिए ना, ठीक। तो हम क्या कर देते हैं, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, या ये जो इक्वेशन है IC इक्वल टू बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICO, डिफ्रेंशिएट, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू IC से, ठीक है। ICU से नहीं, उल्टा करना पड़ेगा, IC से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, इजी रह जाएगा। डेल IB अपॉन डेल IC प्लस 1 प्लस बीटा डेल ICO अपॉन डेल IC, ये क्या हो जाएगा 1 बीटा डेल IB अपॉन डेल IC, 1 प्लस बीटा अपॉन डेल IC अपॉन ICU लिखे उल्टा करके,
तो डेल आई सी अपॉन आई सी क्या हो जाएगा एस, या फिर डेल आई सी अपॉन डेल आई सी उल्टा करो तो 1 अपॉन एस लिख सकते हो इसको। तो एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, फॉर्मूला लिख लो 1 प्लस बीटा 1 माइनस बीटा डेल आई बी अपॉन डेल आई सी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया, इसी फार्मूला को हम आगे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये देखना पड़ेगा कि ये जो एडिशनल टर्म आई सारी जितने भी, ये स्टेबिलिटी फैक्टर वगैरह, थर्मल रन अवे, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेबिलिटी फैक्टर डिफाइन किया। तो फिक्स बायस मेथड में अब हम वापस आते हैं और फिक्स बायस मेथड में देखते हैं कि स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या है। इन फिक्स बायस मेथड स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, वीडियो पोज करके लिख दीजिएगा। ठीक है, इन फिक्स बायस मेथड आई बी कितना है, यहाँ से देखो आई बी इज वी सी सी माइनस वी बी अपॉन आर बी, ऐसा ही है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए स्टेबिलिटी फैक्टर निकालने के लिए, आई बी को डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू आई सी, तो यहाँ पे तो कोई आई सी की टर्म है ही नहीं, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये यहाँ से रखा हमने आई बी की वैल्यू। ठीक है, डेल आई बी अपॉन डेल आई सी 0 हो जाएगा, तो इसलिए स्टेबिलिटी फैक्टर क्या हो जाएगा 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, ये टर्म 0 हो गई, तो अल्टीमेटली स्टेबिलिटी फैक्टर इज़ 1 प्लस बीटा। और भाई साहब बीटा की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा होती है, बीटा की वैल्यू तो 100 तो मान ही लो, 101 हो गया, ये लगभग 100 नहीं तो 50 मान लो, 51 हो गया। जहाँ पर हमारे पास स्टेबिलिटी फैक्टर 0 चाहिए वहाँ पे स्टेबिलिटी फैक्टर ये हाई है, तो दैट्स वाई दिस मेथड इज़ नॉट यूज्ड। कुल मिला के अब पता चला फिक्स बायस मेथड इज़ नॉट यूज्ड। अब इस मेथड को नहीं यूज़ करेंगे, स्टेबिलिटी फैक्टर शुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज स्टेबिलिटी फैक्टर, ये फिक्स बायस मेथड इज़ नॉट यूज्ड बिकॉज स्टेबिलिटी फैक्टर इज़ हाई। तो लिख दीजिएगा सिंस स्टेबिलिटी फैक्टर इज़ हाई in fixed bias method, so it is not used, खत्म कहानी फिक्स बायस मेथड की। नेक्स्ट देखते हैं कलेक्टर टू बेस बायस मेथड, ये लिख दीजिए जरा प्लीज।